खास करके मतलब 85, 86, 90 के दौर था, बिहार जो है नरसंहार के दौर चल रहा था। तो शेड्यूल कास्ट के नाते उनको पत्थर फेंक के मार दिया डीएम को। इतनी सिक्योरिटी तो साला मतलब एसपी डीएम और पीएम के भी नहीं होता है। जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, इस ज्ञान को मात्र परिवार पालने में, पेट पालने में नहीं लगाना चाहिए। इस ज्ञान का इस्तेमाल समाज को शोषण से मुक्त करने में लगाना चाहिए। डेमोक्रेसी में जहां वन मैन वन वोट वन वैल्यू का राइट प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि हमारे मानवर साहब बोलते थे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ना नाग चाहिए ना सांप चाहिए, हमें नेवला नाच चाहिए। संविधान तय करेगा कि हमारी पार्टी कैसी होगी, संगठन कैसा होगा और हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा, एमपी कैसा होगा, एमएलए कैसा होगा, मतलब मुखिया कैसा होगा। जो संविधान लागू होगा तो भारत फिर से सोने का चिड़िया होगा, विश्व का गुरु होगा। लोग घर में ताले नहीं लगेंगे, मच्छर नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगा, गंदगी नहीं रहेगा, गुंडागर्दी नहीं रहेगा। खासकर सामाजिक क्रांति के लिए अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए हैं इन्होंने। नमस्कार, जोहार दोस्तों, मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई समाप्त करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली, लेकिन इन्होंने जॉब नहीं किया। उन शख्स का नाम है उमेश रजक जी हैं, श्री उमेश रजक जी हैं। इन्होंने जॉब नहीं करके किसी मिशन के लिए, जिसे हम कहते हैं सामाजिक क्रांति, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि देश आज़ाद हो गया है, राजनीतिक रूप से हम समानता का अधिकार हमें मिला है, लेकिन अगर आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता अगर कायम रहती है हमारे देश में, तो राजनीतिक समता या राजनीतिक जो हक अधिकार जो लोगों को मिला है, उससे भी लोगों को वंचित होना पड़ेगा। तो हमें ज़रूरत है सामाजिक क्रांति की और साथ ही आर्थिक क्रांति की। इन्हीं बातों को लेकर हमारे बीच जो शख्स है, एक संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन संगठन का नाम है, जो एक राजनीतिक पार्टी है जिनका नाम है PPID, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिन्होंने नारा दिया है PPID आई है, नई रोशनी लाई है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उमेश जी से ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी परिस्थिति थी जब आपने एक डिग्री लिया इंजीनियरिंग करने के बाद में, इंजीनियरिंग का आपने डिग्री लिया लेकिन आपने जॉब नहीं किया, जॉब नहीं करके आपने इस मिशन में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, और देखते हैं कि उम्र का अधिकांश पड़ाव जो आपने गुजार चुका है इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर सामाजिक क्रांति के लिए अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए हैं इन्होंने, और एक क्रांति का मसाल लेकर आगे बढ़े हुए हैं कि हमारे जो शोषित भाई हैं उन्हें हक अधिकार मिले। तो आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं सर से, अब हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति या टर्निंग पॉइंट था जब आपने जॉब नहीं किया और इस मिशन में अपना पूरा समय दे दिया। धन्यवाद। एक तो जो सवाल है आपका पहला कि किन हालातों में हमने सर्विस नहीं किया और इस सामाजिक क्रांति के मुहिम में भाग लिया। एक तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो है पारिवारिक है। हमारा परिवार जो है बहुत ज़मींदार टाइप का था, काफ़ी ज़मीन हमारे पास थी, और लेकिन क्या हुआ कि जो अशिक्षा के कारण, मतलब कि शराब में वगैरह वगैरह में मतलब लोग बह गए। और हमारे दादा 2 भाई थे, एक भाई के 4 बेटियां थी, एक भाई के 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो जो चारों, चूँकि पुराने ज़माने में बंटवारा होता नहीं था, संयुक्त परिवार रहता था, ज्वाइंट परिवार था। जी। तो ज्वाइंट परिवार में ज़मीन का बंटवारा हुआ नहीं लीगली। तो जो 4 जो फुआ हमारी हुई, उसमें एक फुआ जो थी बड़े दादा का, वो जो है उसको कुछ यादव लोगों ने, कुछ ब्राह्मण लोगों ने उनको बहका दिया, और बहका करके सारी ज़मीन अपने हवाले लिखवा लिया, हड़प लिया, लिखित कर लिया उसे। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत दिनों तक नानी घर में रह गए, ननिहाल में रह गए। तो जब अपने गांव में आए तो गांव की जो सोशियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन था वो समझ नहीं पाए और किसी संगठन से जुड़ नहीं पाए। अगर वो किसी संगठन या मुहिम से जुड़ गए होते तो शायद ये इतनी दुर्गति हमारी नहीं होती। तो पहला जो मेरे एहसास हुआ मेरे जीवन में
कि अगर ज़िंदगी जीना है, संपत्ति बचाना है या बढ़ाना है, तो सामाजिक और राजनीतिक शक्ति होना निहायत जरूरी है। इसके बगैर मतलब अर्जित की हुई संपत्ति भी खत्म हो सकता है। दूसरा, जो जिस जाति से हम आते हैं, शेड्यूल कास्ट में जो जाति हमारी है धोबी जाति का, तो जो अछूत का एक अंग है। तो जो गांव में जो हम मेरे के नदी किनारे घर है, नदी हमारे के यहाँ है, तो जब भी नदी में हम लोग नहाए जाते थे, तो जो गांव की जो अन्य महिलाएं थी हमारे अन्य जाति की, वो हमेशा हमसे दूर हट जाती थी। अच्छा अच्छा। वो हम लगा कि आखिर क्या वजह है यार, हम साफ हैं, सुथरा हैं, दूसरे को साफ करते हैं। कि कब की बात है सर ये 1986 के पहले की बात है। अच्छा। तो ये हुआ, और एक घटना, 2-3 घटना मेरे गांव में हुई। एक हमारे दोस्त थे पासी जाति के, बहुत लोग साथ में थे, उनकी माँ का देहांत हुआ। तो उन्होंने हम लोग को कहा कि आइए भाई आप लोग साथ में खाना बनाइए और हम लोग भोज भात में खिलाएंगे। तो उनके एक भाई जो है ब्राह्मण से जाके सलाह लिया और कहा कि भाई उन लोग आएगा, धोबी चमार पासी लोग आएगा तो खाना बनाए, तो आप लोग खाएंगे क्या? नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे। अच्छा। तो जो भाई था हम लोग कहने आया कि भाई आप लोग नहीं आइए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस जीवन में कि कैसी ये व्यवस्था है, ये कैसा भगवान है जो दोस्त के बीच की दोस्ती को खत्म कर दिया, दोस्ती खत्म कर दिया। ये कैसी व्यवस्था है, मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया। तो ये सारे घटनाओं से गुजरते हुए हम जब कॉलेज में आए, कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई किए, गया कॉलेज में पढ़ाई किए, पटना पढ़ाई किए, तो 2 घटना घटी। एक घटना घटी कि बिहार के एक नामी गिरामी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे बोलते हैं डीएम बोलते हैं, जी कृष्णैया, अच्छा, जो डीएम थे गोपालगंज के, और उस समय वो पटना से लौट रहे थे वैशाली होते हुए गोपालगंज। उसी बीच में आनंद मोहन के जो टीम था वो एक रैली निकाल रहा था। उस समय छोटन शुक्ला नाम के एक दमन का हत्या हुआ था लालू जी के राज में। तो उसके लाश लेके, उसके डेड बॉडी लेके वो प्रदर्शन कर रहा था। उसी बीच में ये जी कृष्णैया जा रहे थे। तो उसमें ऐसा था 90 के दौर में कि जो सरकार थी बैकवर्ड की, उसमें SC ST OBC तीनों मिला हुआ था। तो उनको लगा कि ये सरकार नहीं होती तो हमारे लोग की हत्या नहीं होती, और सरकार बनाने में SC ST OBC की भूमिका रही है। तो इसका मतलब इस हत्या में इनका भी इनडायरेक्टली मतलब ये है। तो शेड्यूल कास्ट के नाते उनको पत्थर फेंक के मार दिया डीएम को। जी कृष्णैया डीएम गोपालगंज जिला बिहार। तो पत्थर फेंक के मार दिया। अच्छा। तो मुझे लगा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके अंदर, जिसके हाथ में किसी को सजा देने का अधिकार है, वो खुद मतलब शिकार हो जाता है, तो भाई आदमी का क्या हाल होगा, क्या कहता है। फिर गया जिला में एक हमारे SP था सुनील कुमार, एक गांव है टिकारी गांव है, जहां एक भूमिहार जाति के एक बड़े गैंगस्टर को अरेस्ट करने गए थे, नवल किशोर शाही को। तो उस SP को, शेड्यूल कास्ट के SP को तार के पुणे बांध दिया और कहा कि भाई तुम कसम खाओ कि दोबारा इस गांव में हम नहीं आएंगे, नहीं तो गोली मार देंगे, या तो तुमको मार दें या फिर दोबारा इस गांव में मत आना। तो फिर एक दरोगा वगैरह था, उनको फिर छुड़ा के ले गया। तो मुझे लगा कि SP और DM का ये हालत है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और उस दौर में जो दौर था 90 के दशक, खास करके मतलब 85, 86, 90 के दौर था, बिहार जो है नरसंहार के दौर चल रहा था। हर जगह नगमा हो चाहे बातें हो, वो जातीय नरसंहार का दौर था। उस नरसंहार के दौर में मिला कि ये हो क्यों रहा कि भाई जो नरसंहार करने वाला ग्रुप है वो भी एक व्यक्ति है, वो भी वही हवा पीता है, वही पानी पीता है, वही अनाज खाता है, उसी प्रक्रिया से जन्म हुआ है, वही धरती पर रहता है। तो और हम भी वही प्रक्रिया में है, तो उसमें अंतर क्या है कि हम मारे जा रहे हैं और वो मार रहा है। तो मुझे लगा कि देश में जब तक के हमारे पास सामाजिक संगठन नहीं होगा, सत्ता हमारे नहीं होगी, तब तक ये जो कम संख्या वाले लोग हैं, क्योंकि ये संगठित भी है और सत्ता में भी है, ये दोनों का फायदा उठा करके ये जो है हमारे समाज के लोगों को, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, चाहे गांव का आम आदमी किसान मजदूर हो, चाहे ऑफिस में बैठा हुआ SP और DM इंजीनियर लोग हो, सबको ये एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है। तो मुझे ये पर्सनली फील हुआ कि अगर मैं जॉब में जाऊँ तो मैं भी एक इंजीनियर बनूंगा। जो इंजीनियर बनूंगा तो चूंकि अधिकांश इंजीनियर जो है उसके ठेकेदार होते हैं,
तो ठेकेदार नॉर्मली वही लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें विवाद क्लेश होगा और फिर हमको जला तो झेलना पड़ेगा। फिर मैंने ये स्टडी किया कि आखिर मैं ये अनुभव किया कि जब बिहार नरसंहार चल रहा था तो नरसंहार करने वाले जो ग्रुप थे उसके खिलाफ के जो ग्रुप थे, जो कम्युनिस्ट का आंदोलन था, तो कम्युनिस्टों के ये लीडरशिप था वो देवंकर भट्टाचार्य है, मतलब विनोद मिश्रा है, नागभूषण पटनायक है, इस वापर कास्ट के आदमी है और ये बड़े बड़े डिग्री होल्डर है और बड़े बड़े डिग्री लेकर के बड़ा जॉब कर सकता था, लेकिन ये मध्य बिहार के गांव गली में क्यों घूम रहा है भाई, ये खटिया में झोपड़ी में क्यों सो रहा है। तो मुझे ये इलाज हुआ कि उनको पता है कि एक सरकारी नौकरी में जितना सम्मान है उससे कई गुना सम्मान उस गांव में मिलता है जहां लाखों हजारों लोग उनके आगे पीछे मरने के लिए तैयार रहता है। जिस घर में वो आदमी सोता है, वो लीडर लोग कम्युनिस्टों का, वो घर के सारे परिवार, गांव के सारे लोग जो है रात भर पहरा देता है, जगता है। एक आदमी सोता है, बाकी सब जगता है। इतनी सिक्योरिटी तो साला मतलब एसपी डीएम और पीएम की भी नहीं होता है, जो एक सोशल मतलब लीडर का होता है। फिर मुझे लगा कि दुनिया में दो तरह का रिसोर्स है, एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन रिसोर्स, प्रकृति संसाधन और मानवीय संसाधन। तो मैं ये स्टडी किया कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जल है, जंगल है, जमीन है, खनिज है, हवा है, पानी है, पत्थर है, पहाड़ है, इसको एक्सप्लोर क्यों करते, भोग करता कौन है? तो वो करता है मानव करता है। मानव को करता है तो जो मानव समूह का वो वर्ग जो संगठित है, जागरूक है, वही समूह पूरे प्रकृति संसाधनों का एक्सप्लॉइट करता है, उसको भोग करता है, बाकी भोग नहीं करते हैं। और क्योंकि देश में 10% लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, इन पावर में है, सत्ता में है, तो पूरे प्रकृति संसाधनों का 95% हिस्सा वो अपने हिस्से में ले आते हैं। बाकी जिस आबादी 90% आबादी होल्ड करता है, क्योंकि वो इलिटरेट है, ऑर्गेनाइज नहीं है, असंगठित है, सत्ता से दूर है, तो वो बिल्कुल उसको उपयोग नहीं करता। इवन कि जो 90% की आबादी है वो भी उसका यूज हो रहा है। हमारे मानवीय संसाधन को भी वो मानव यूज कर रहा है जो संगठित है। इसका मतलब है कि अगर मानव की शोषण से बचना अगर है तो वेल ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, संगठन होना जरूरी है, शक्ति होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, तभी हम खुद को जिंदा रख सकते हैं बाय डिग्निटी, बाय सम्मान के साथ। बाद में जब हम संगठित होंगे, सत्ता होंगे, तो हमने प्रकृति संसाधनों का उपयोग करेंगे, लेकिन जिंदा रहने के लिए भी कम से कम संगठन बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के मुझे ये लगा कि इस देश में बैकवर्ड क्लास को ऑर्गेनाइज कौन करेगा। तो मैं ये देखा कि उधर साइड जो कम्युनिस्टों में जो है वो वेल एजुकेटेड है, हायर एजुकेटेड है, पीएचडी होल्डर है, डॉक्टरेट है, वो इधर आ रहा है लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मुझे फील हुआ कि जिसका संगठन है उसके लीडर जो है वो दूसरे साइड का है, दुश्मन साइड का, लेकिन वेल एजुकेटेड है। इसका मतलब है कि मानवीय संसाधन को अगर ऑर्गेनाइज करना है, उनको अगर संगठित करना है, तो हायर एजुकेट लोग इस फील्ड में आना चाहिए। नॉर्म समान ज्ञान से समान डिग्री वाले लोग इस मुहिम को समझ नहीं पाएंगे और चला नहीं पाएंगे। मतलब पूरे बैकवर्ड क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हजारों जातियों बटा हुआ है, हजारों तरह के स्वादों में बटा हुआ है, हजारों खेलों बटा हुआ है, भाषा के अंतर है, पोशाक के अंतर है, जाति के अंतर, इतनी विभिन्नताओं वाले शोषित पीड़ित वर्ग को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो हायर एजुकेट लोग इस फील्ड में आना चाहिए, तभी ये काम होगा। नहीं तो आम आदमी अगर आएगा तो कहीं भी उसको भगा के लेके चल जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे लोग, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील हो जाएगा, तभी वो समाज परिक्रम होगा, वो समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, संगठित होगा। तो मुझे लगा कि एज इंजीनियर मुझे सोशल इंजीनियर बनना चाहिए, सोशल इंजीनियर बनना चाहिए। मैं देखा कि बहुत सारे इंजीनियर हैं, मैं डिग्री लिया, मैकेनिकल का लिया, बीसी पटना से लिया मैं। तो मुझे लगा कि देश में दो तरह के इंजीनियर हैं, एक है सजीवों का इंजीनियर, एक है निर्जीव का इंजीनियर। तो निर्जीव में आ गया बिल्डिंग का है, रोड का है, बिजली का है, पंखा का है, पुल का है, नदी नाले का इंजीनियर है। निर्जीव के बहुत है इंजीनियर, लेकिन 90% आबादी का कोई इंजीनियर
नहीं है। तो मुझे लगा कि ये जो सजीव का जो एरिया है ये बैकलॉग खाली पूरा है और मुझे यहाँ शुरू करना चाहिए। जैसा कबीर दास ने कहा कि मतलब लीक के लेके गाड़ी चले, लीक के चले कपूत और लीक छोड़ तीन चले शायर शेर सपूत। तो हमें नया लीक हमको निर्माण करना चाहिए ताकि अगला जो हमारा पीढ़ी अगर आए तो उनको लगे कि यही एरिया है सोशल फील्ड, ये कहीं न कहीं नौकरी के जो फील्ड है उससे कहीं वास्ट है, कहीं इंपॉर्टेंट है। और यही जो सोशल फील्ड है इसी से सत्ता बनती है, शासन बनती है और जिसका शासन उसी का प्रशासन। अगर शासन हमारा होगा, प्रशासन हमारा होगा तो फिर हम एक जीवन भी अच्छा जी पाएंगे और शोषण से हम मुक्त हो पाएंगे। तो अपने के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज, देश और दुनिया के लिए भी ये जरूरी था कि जो समाज नहीं है संगठित, नहीं है मतलब पावरफुल, वो हमेशा विक्टिम रहता है। विक्टिम ना रहे, जीवन बहुत छोटा मिला है, इस जीवन को हम कैसे जिए, इस जीवन जीने के लिए है, जीवन काटने के लिए नहीं। जीवन इतना कट गया, इतना बीत गया, ये नहीं है। जीवन को एंजॉय नहीं करते बोले जीवन क्या है भाई? तो जीवन को एंजॉय करने के लिए हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, ताकत होना चाहिए और सत्ता होना चाहिए। कि व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मुझे लगा कि मुझे इस डिग्री का, इस ज्ञान का, जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, इस ज्ञान को मात्र परिवार पालने में, पेट पालने में नहीं लगाना चाहिए। इस ज्ञान का इस्तेमाल समाज को शोषण से मुक्त करने में लगाना चाहिए। इस तरह हमने निर्णय लिया कि हमें सोशल इंजीनियर बनना है, इसलिए मैं ज्वाइन किया। मैंने आप लोगों के संगठनों का बहुत सारा आंदोलन या बहुत सारा जो जागरूकता अभियान मैंने देखा है। तो बाबा साहब ने जैसे कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और उनका मेन जो कहना था कि ये 85% जो जनता है उसको हक अधिकार तभी मिल सकता है जब वो शासक वर्ग बनेगा। तो PPID जो आपने बनाया है उसी मकसद को पूरा करने के लिए है कि एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हो। तो उसे लिहाज से देखा जाता है कि PPID का बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जुड़ के आप लोग चल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि PPID कैसे शासक वर्ग बन सकता है, लोगों को कैसे जागरूक करे कि तुम शासक वर्ग बनो, क्यों बनाए, इसमें क्या एक्शन है, क्या प्लानिंग आप लोग का है? अभी तो आने वाला इलेक्शन भी है 2024 में, फिर 25 में। तो आपका PPID का कुछ टारगेट है, कुछ प्लानिंग है और लोगों को कैसे आप शिक्षित जागरूक करेंगे? खासकर देखा जा रहा है कि संविधान का बारे में जो नारा दिया जा रहा है, कोई संविधान नष्ट कर रहा है, कोई ख़त्म कर रहा है, कोई बोल रहा संविधान बचाओ, लेकिन आप लोग का नारा है कि संविधान बताओ। जो संविधान जो जानेगा नहीं तो संविधान को बचाएगा कैसे? तो इस संदर्भ में आप थोड़ा अपना स्पष्टीकरण दीजिए। नरेश जी, ऐसा है कि सबसे पहले कि जो समाज दुनिया में कहीं भी जो शोषित रहा है उसकी मुक्ति का जो मुख्य साधन वो है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता, राज सत्ता के बगैर उसकी मुक्ति संभव नहीं है। दुनिया के तमाम शोषितों पर लागू होता है। उसी में आप देखेंगे कि अमेरिका में काला और गोरा का अंतर रहा। काले लोगों ने अपना एक संगठन बनाया और सत्ता हासिल किया। उसी चीन और रूस में आप देखेंगे कि वहाँ अमीर और गरीब का अंतर था, मजदूर और मालिक का अंतर था। तो वहाँ के मार्क्स और लेनिन और माओसेतुंग के कमांड में जो है सत्ता मिली, मजदूरों की सत्ता आई। देखेंगे भारत में, देखेंगे कि जब से भारत का संविधान बना तो भारत के जैसे दुनिया में दो वर्ग रहा, जहाँ अमेरिका में काला और गोरा रहा, चीन में गरीब और अमीर रहा, उसी प्रकार से बाबा साहब ने भारत के संविधान में दो वर्ग बनाया, बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड। बैकवर्ड जिसकी आबादी 90% है, जिसमें SC ST OBC और इनसे माइनॉरिटी आते हैं जो कन्वर्ट किए हैं इनसे, और बाकी जो नॉन बैकवर्ड है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। एक तरफ आबादी 10%, एक तरफ आबादी 90% है। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है तब से भारत के केंद्रीय सत्ता में पक्ष भी सोच सकता है और विपक्ष भी सोच सकता है। इस देश का 90% आबादी न विपक्ष में हो ना पक्ष में है। ये बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए ड्रॉबैक है कि डेमोक्रेसी में जहां वन मैन वन वोट वन वैल्यू का राइट प्रिवेल कर रहा है, आबादी 90% है, पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर इंटेलेक्चुअल क्लास निर्माण हो गया एम्प्लॉय के फॉर्म में, तो भी हम विपक्ष तक नहीं पहुंचे।
इसकी जो पार्श्वभूमि आप देखेंगे कि बाबा साहब ने जो आंदोलन शुरू किया, पॉलिटिकल आंदोलन शुरू किया, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, पेशवा फेडरेशन बनाए, फिर उन्होंने आरपीआई बनाए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए उन्होंने, और वो जो पार्टी जो है 72 में आके ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ देखें कि बिहार में एक पार्टी थी सूर्य समाज दल, जिसका नारा था 100 में 90, 100 सीट है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन जगदू बाबू की हत्या के बाद वो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी पार्टी हमारे समाज की वो थी परियार की पार्टी, जो बाद में शुरू में उसकी पार्टी था जस्टिस पार्टी था, बाद में डीके पड़ा, रवि कड़गम पड़ा। लेकिन वो पार्टी जो है बैकवर्ड की थी पार्टी, लेकिन वो भाषा के चलते हिंदी पट्टी में नहीं आ सका, तो पूरा हिंदी पट्टी जो है एकदम खाली हो गया। तो ये जो दौर था, जो आरपीआई 72 में जब खत्म हुआ, मैंने कांग्रेस के चला गया चरण में, तो उसी 73 में जो है एक नॉन पॉलिटिकल संगठन बना जिसका नाम बामसेफ है, और उन्होंने इस देश में वही तय किया कि देश में पक्ष भी हमारा हो, विपक्ष भी हमारा हो। उसी बुनियाद पर पहली पार्टी हमारे समाज की बसपा बनी, और बसपा से उम्मीद था कि ये पार्टी राष्ट्रीय बनेगी और ये कांग्रेस और बीजेपी मुक्त बनेगी, क्योंकि हमारे मानवर साहब बोलते थे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, ना नाग चाहिए ना सांप चाहिए, हमें नेवला नाच चाहिए, हमें नेवला बनना है जो दोनों को खत्म कर दे। लेकिन उल्टा हुआ कि नागनाथ ने सांपनाथ नेवला को ही मतलब दबोच लिया, यानी हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय बनना था वो बन के रह गया क्षेत्रीय, क्योंकि वो सामाजिक संगठन से अपने को डिटैच कर लिया, अलग कर लिया। इस घटना को देखते हुए जो लगातार लगा कि 2-3 बार चुनाव हार रही है हमारी समाज की पार्टी, राष्ट्रीय नहीं बन पा रही है, और देश का पॉलिटिकल हालात ऐसी हो गया है कि कांग्रेस हटाओ फिर बीजेपी आ जाती है, बीजेपी हटाओ कांग्रेस आ जाती है, यानी देश का 10% आबादी वालों की पार्टी मतलब पक्ष में विपक्ष में भी है। और हम उस पेंडुलम की तरह हैं कि कांग्रेस मेरा 2 लाख जाओ भाजपा में, वो मेरा 4 लाख जाओ कांग्रेस में, मतलब हम पेंडुलम, हम आदमी नहीं है, हम नागरिक नहीं है। तो इस हालात को देखते हुए हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया कि देश में उन्हीं की पार्टी राष्ट्रीय होगी, उसी वर्ग की पार्टी राष्ट्रीय होगी जिसका राष्ट्रीय संगठन होगा। जब तक राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा, राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगा। इसी आधार पर हमने दिसंबर 2017 में नागपुर में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक नाम की पार्टी लॉन्च किया, और लक्ष्य हमारा है इस देश में केंद्र में राजनीति सत्ता हासिल करना। हमें क्षेत्रीय पार्टियों से कोई हमको झगड़ा नहीं है, हमारा यही है कि 10 का शासन नहीं 90 पर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इस देश में सत्ता भी और हमारी पक्ष हो। अभी देश में 90% आबादी को यूनाइट करने के लिए हमने अध्ययन किया कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा इशू आना चाहिए। तो हमने देखा कि आज के तारीख में जो हम नई पार्टी बनाए, तो लोग ये सवाल कि भाई हजारों पार्टी है, हजारों संगठन है, तो फिर आप पार्टी क्यों बनाए, इतने क्यों है आपको संगठनाएं हैं। तो मुझे लगा कि ये संगठनों के सवाल में फंस गए हैं, तो संगठनों और पार्टियों के सवालों से बाहर निकाल करके हम लाया BS4 लाया। BS4 डोर टू डोर, शाम या भोर चलो गांव की ओर, कि भाई आप किसी पार्टी में रहो, किसी संगठन में रहो, लेकिन संविधान को जानो। यानी देश का संविधान तय करेगा कि हमारी पार्टी कैसी होगी, संगठन कैसा होगा, और हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा, MP कैसा होगा, MLA कैसा होगा, मतलब मुखिया कैसा होगा, ये संविधान तय करेगा, हम तय नहीं करेंगे। यानी हमने स्टैंड चेंज कर दिया है कि संविधान से संगठन की ओर, संविधान से पार्टी की ओर। संविधान जानो पार्टी चुनो, संविधान जानो संगठन को चुनो, संविधान जानो और अपने प्रतिनिधि को चुनो। तो इसलिए हमने BS4 लॉन्च किया, और मैं देख पा रहा हूं कि जब से ये हमने अभियान चालू किया दिसंबर 2018 बोध गया अधिवेशन से, और तब से अभी तक पूरे समाज के हर वर्ग, इवन को दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, मतलब शोषक वर्ग के भी जो पक्ष के लोग, वो भी निरुत्तर हो जाते हैं कि भाई संविधान है, सबको मानना है। और उस कड़ी में जब संविधान बदलने की बात हो रही हो, तो संविधान की जानकारी समाज को देना निहायत जरूरी है। क्योंकि संगठन कब बनाओगे, कब बनाए आप, जब अधिकार है संविधान में। पार्टी कब बने आप, जो संविधान में अधिकार है। जो संवैधानिक अधिकार ही नहीं रहेगा तो संगठन में आपका
नहीं रहेगा। तो संगठन बताओ अभियान हम लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो है दिन जो है इस देश में पक्ष भी संविधानवादी का होगा, विपक्ष भी संविधानवादियों का होगा। जो संविधान लागू होगा तो भारत फिर से सोने का चिड़िया होगा, विश्व का गुरु होगा। लोग घर में ताले नहीं लगेंगे, मच्छर नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगा, गंदगी नहीं रहेगा, गुंडागर्दी नहीं रहेगा, स्वच्छ भारत का होगा, समृद्ध भारत का होगा और प्रबुद्ध भारत का होगा। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भी हम भारत से समझ लेगा। एक दुनिया में भारतीय मॉडल बनेगा, रोल मॉडल बनेगा बुद्ध के सिद्धांत के आधार पर के, क्योंकि बुद्ध जो है यूनिवर्सल है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय है, भारतीय नहीं है। जो बुद्ध का सिद्धांत है कि कोई भी जो धर्म है वो मानव के लिए होना चाहिए, केंद्र में मानव होना चाहिए। मानव केंद्र में होगा तो फिर मानव को केंद्र में रख करके सारा थ्योरी होगा, दर्शन होगा, फिलॉसफी होगा, आइडियोलॉजी होगा, प्रोग्राम होगा, पॉलिसी होगा। ये आधार पर दुनिया में जो मानव की टकराहट है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर दुनिया जो है एक रहने लायक होगा, एक मतलब स्वर्णिम होगा, समृद्ध होगा और जीवन आनंद से कटेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संविधान के बारे में जाने समझे, तो सबका हक अधिकार है। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको मालूम नहीं है संविधान में हक अधिकार क्या है। तो ये सत्य है, और ये ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता है कि जिस रूल और जिस एक्ट के आधार पर हम चल रहे हैं वो हमारा संविधान है। लेकिन सही मायने में संविधान की जानकारी नहीं है, तो जागरूक लोग ही सच्चे समाज और सच्चे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस दिशा में पीपीआईडी आगे बढ़ी है हमें, और मैं इनको शुभकामना देता हूं कि आने वाले दिनों में पीपीआईडी आगे बढ़े।